दोस्तों, आज हम बात करेंगे काल पुरुष कुंडली के बारे में। ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला लेसन है जिसको समझे बिना एस्ट्रोलॉजी समझी ही नहीं जा सकती। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पे बेसिक लेसन्स बनाएं और समझाएं। मैंने हमेशा कहा कि मैं किसी भाव में किसी ग्रह को बिठा दूंगा तो आप उसको वैसी तरीके से देखना शुरू कर देंगे, लेकिन भाव के अंदर बारीकी से देखें तो वहां बहुत सारे नक्षत्र हैं। बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो डिग्रियां हैं। जैसे जैसे प्लेनेट की डिग्रियां चेंज होती जाएंगी ना, वैसे वैसे रिजल्ट बदलते जाएंगे। यही कारण है कि दैनिक राशि फल में भी यही चीज होती है। हर इंसान का कुंडली एक जैसी दिख रही है, बट उसकी दशाएं अलग अलग चल रही हैं। तो दैनिक राशि फल कम से कम 5 या 10% लोगों पे लागू हो जाता है, बाकियों पे वो उतना एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, बेसिक आपको जो समझना है वो ये कि हर एक चीज को अंदर तक जाके खोजेंगे तभी आप चीजों को समझेंगे। ऊपर से समझाई हुई चीज सिर्फ किताबी ज्ञान है, मगर एस्ट्रोलॉजी जो है वो जिंदगी है। लाइफ के ऊपर आप काम करोगे, उसमें से जो निकल के आएगा वो एस्ट्रोलॉजी है। तो आइए अब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की। काल पुरुष कुंडली में हम देख रहे हैं शब्द है काल पुरुष। काल पुरुष को हम देखें तो ये कौन है? काल पुरुष असल में रिप्रेजेंट करते हैं शिव को, और शिव जो है वो असल में क्या है? शिव के साथ एक कंसेप्ट हमेशा जुड़ा हुआ है। शिव की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती, शिवलिंग की पूजा होती है। यानी कि शिव हमेशा पार्वती के साथ कनेक्टेड है। डिस्ट्रक्शन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने का काम भी होता है। शिव प्लस पार्वती ये दोनों ही हमेशा मिलके काम करते हैं। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली जो है उसको हम मानते हैं कि भगवान शिव के द्वारा या भगवान शिव के शरीर के ऊपर दिखने वाले जो 7 चक्र हैं उनको लेकर बनाई गई थी। दूसरी चीज, एक बात को ध्यान रखिए, कुंडली में 12 भाव हैं और आप देखेंगे कि 12 ही ज्योतिर्लिंग भी है। तो कहीं ना कहीं जो ज्योतिर्लिंग की माइथोलॉजी है ना, वो भी आपको कुंडली के 12 घरों से कनेक्ट होती हुई मिलेगी। वो मैं आगे कभी माइथोलॉजी की क्लासों में आपको समझाऊंगा। आज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काल पुरुष की कुंडलियां की जो है वो बताती क्या है। काल पुरुष की कुंडली सबसे बेसिक कंसेप्ट था जहां पे किसी ने कोशिश करी थी राशियों को और भावों को आपस में बिठाने की, समन्वय बिठाने की कोशिश है ये। यहाँ पर क्या है, पहला भाव जो है उसको पहली ही राशि दी गई, दूसरा भाव दूसरी राशि, तीसरा भाव तीसरी, चौथा भाव चौथी राशि। इस तरीके से करते 12 भाव को 12 राशियां दी। अब हमें यहाँ पे जो मैं आपको आज समझाऊंगा ये 2 पॉइंट पे समझिएगा। एक कि अगर किसी राशि में कोई ग्रह है तब भी काम करेगा, और अगर किसी भाव में है तब भी काम करेगा। हमें राशि और भाव दोनों में समन्वय बिठाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी प्रिडिक्शंस फेल हो जाएंगी। देखिए, ये पहला भाव है, पहले भाव और पहली राशि को उन्होंने दिया है एरीज या मेष राशि। ये किसको रूल करेंगे? आपके मस्तिष्क को, ये हेड को रूल करते हैं। दूसरा भाव जो होता है उसे दूसरी नंबर में जो राशि देखते हैं वो होती है टॉरस या वृषभ राशि। ये किसको रूल करते हैं? ये रूल करते हैं आपके मुख, माउथ को, और आपके गर्दन, नेक को। इसी तरीके से 3 नंबर की जो राशि है मिथुन राशि कहलाती है, और तीसरा भाव 3 नंबर की राशि मिथुन राशि और तीसरा भाव ये किसको रूल करते हैं? ये करते हैं चेस्ट को और शोल्डर्स को। तो चेस्ट में ही आपके लंग्स वाले पार्ट्स भी आते हैं। चौथा नंबर जो है, चौथी राशि या चौथा घर, वो हमने जोड़ा है कैंसर यानी कि कर्क राशि और आपके हृदय से, हार्ट से। तो 4 नंबर की राशि, दूसरी चीज चौथा घर, 4 नंबर का घर, 4 नंबर की राशि, इन पे आने वाला प्रभाव जो होगा वो आपके हृदय को बताएगा। हार्ट के ऊपर अगर डिसीज देखनी है या कुछ भी थॉट प्रोसेस देखनी है तो चौथा घर इंपॉर्टेंट होगा। इमोशनल डिसबैलेंस में भी चौथे घर को देखना जरूरी होगा। 5वां घर जो होता है या 5 नंबर की राशि जो होती है वो बेली एरिया को दर्शाती है, वो टमी एरिया को दर्शाती है। इसे कहते हैं सिंह राशि, लियो साइन। छठे घर में जो है वो आती है बुध की राशि, जिसको हम कहते हैं कन्या राशि, ये वर्गो साइन। ये बेसिकली नाभि के एरिया को दर्शाती है। जो आपका हार्निया वगैरह वाली बीमारियां देखने को मिलती हैं कई बार, तो उसमें हमें 6th हाउस को कंसिडर करना पड़ता है। जो 7वां घर होता है वहां पे दी जाती है तुला राशि, लिब्रा साइन। ये बेसिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन को या एनएस एरिया को दर्शाती है।
ठीक है, यहां से लेके हेड से चल के हम एनएस तक आ गए, हमारे बॉडी का ऊपरी हिस्सा कंप्लीट हो गया। आपका जितना मैक्सिमम नर्वस सिस्टम है वो यहाँ और यहाँ के बीच में ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब ये देखिए 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, ये 8वां घर, इसको हमेशा हिडन कहा गया है, छिपा हुआ घर है। इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए, छिपा हुआ घर इसलिए है क्योंकि 8 नंबर की राशि या 8वां घर जो है ना वो सेक्सुअल ऑर्गन्स को रूल करता है, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का आउटकम है वो क्या होगा, ये हिडन है। किसी को संतान पुत्र भी प्राप्त हो सकती है, कन्या भी प्राप्त हो सकती है, और कभी कभी ट्रांसजेंडर्स भी आ सकते हैं। इसलिए 8वां घर जो है वो अपने आप में एक हिडन हाउस माना जाता है, और 8 नंबर की राशि को भी इसलिए हिडन हाउस ही माना जाता है। तो कुंडली का 8वां घर या 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन किसको रूल करती है, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑर्गन्स को रूल करती है। इसके बाद 9 नंबर का घर जो है वहां पे धनु राशि आती है, सैजिटेरियस साइन, ये रूल करती है आपकी थाइस को, आपकी जांघों को। 9 नंबर की राशि में 9वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव जो होंगे वो आपके थाइस के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से 10 नंबर की राशि जो है कैप्रिकॉन साइन है, इसमें हमने दिया है नीज को, घुटनों को। 10 नंबर की राशि ये घुटने होते हैं। इसके बाद 11 नंबर की जो राशि होती है कुंभ राशि एक्वेरियस, वो दर्शाती है आपके लेग्स को, आपके पैरों को, ठीक है। और 12वां घर या 12 नंबर की राशि जो है पाइसेस होती है, मीन राशि होती है, ये दर्शाती है आपके पंजों को। अब इस कुंडली को, कालपुरुष की कुंडली को यूज कैसे करते हैं इसको एक बार छोटा सा समझ लीजिए। इसी के बेस पर आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स देखते हो। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि कुछ भाव में बैठे हुए ग्रह दिशा बली हो जाते हैं। वो कैसे, देखिए पहला भाव जो है वो किसको दर्शा रहा है, मस्तिष्क को दर्शा रहा है। जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है ना वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हाउसेस पर डिपेंड है, वो राशि पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए पहला भाव क्योंकि मस्तिष्क को दिखाता है तो मस्तिष्क के लिए विजडम वाले प्लैनेट्स जुपिटर, कैलकुलेशन वाले प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वो यहाँ पे दिशा बली हो जाते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ जाएगा या फिर मर्क्यूरी आ जाएगा तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि वो आपके मस्तिष्क पे बैठा हुआ है। इस तरह से चौथा घर जो है वो आपको हृदय दिखाता है, इमोशंस दिखाता है। तो चौथे घर में चंद्रमा, इमोशन का प्लेनेट, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता है। चौथे घर में वीनस जो कि क्रिएटिविटी है वो भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेती है। 7वां घर जो है तुला राशि के पास आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा लार्ज इंटेस्टाइन और कहीं ना कहीं एनस एरिया, और यहां से हम क्या देखते हैं, हमारा बॉडी में जो एक्सक्रीशन है ना, हमारे बॉडी में जो भी एक्सक्रीट हो रहा है वो कहां पे आता है, 7th हाउस में आता है। इसलिए एक्सक्रीशन का काम जो है ना वो शनि के पास है। आपके बॉडी में रोग होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि खाना पचने के बाद अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। इसलिए शनि को रोगों का कारक माना जाता है, एक्सक्रीशन का कारक माना जाता है। 7th हाउस एक्सक्रीशन को रिलेट करता है, इसलिए शनि यहाँ पे दिशा बली हो जाता है। अगर दिशा बली है शनि और आपकी बॉडी प्रॉपरली चीजों को एक्सक्रीट कर रही है तो फिर बॉडी में बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। 8वां घर और 9वां घर को हम इसमें नहीं लेते दिशा बल के अंदर। 10वां घर आता है। 10वां घर जो है उसमें 2 प्लैनेट्स को दिशा बल है, एक है सूर्य को और दूसरा है मंगल को। सूर्य का दिशा बल जो है ना वो इसके लिए जुड़ा है कि दिन और रात के बीच के जो 24 घंटे हैं, टाइम के उस फैक्टर को लेकर यहाँ पे सूर्य जब भी 10वें भाव में आता है, दिन में समय हो रहा होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच, और सूर्य की रोशनी उस समय हमेशा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सूर्य को 10वें भाव में दिशा बल मानते हैं। लेकिन हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से 10वें भाव में मंगल जो है वो दिशा बली होगा। क्यों? मंगल रिप्रेजेंट करता है मांसपेशियों को, मसल्स को। जितनी अच्छी मसल्स होंगी आपके कहाँ पे, नीज के पास, आपके लेग्स के पास, आपके थाइस के पास, उतना ही ज्यादा आप में पोटेंशियल होगा चीजों को कर पाने के लिए। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए भागदौड़ की जरूरत जब पड़ती है तो मसल्स की एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए 10th हाउस में मंगल को दिशा बल मिलता है, और ये दिशा बल किन किन जगहों पे काम कर रहा है, देखिए ये काम कर रहा है थाइस से लेकर नी और नी से लेकर लेग्स के ऊपर। शनि का जो दिशा बल होता है वो कहाँ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है 6ठे से लेकर 8वें तक, यानी कि आपके नाभि के हिस्से से लेकर आपके सेक्सुअल ऑर्गन तक जो है वो शनि का दिशा बल काम कर रहा है।
यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट को हम दिशा बल दे रहे हैं तो आगे पीछे के भाव में भी कहीं ना कहीं उसका एक असर आता है, जिसके अर्गला और विरगला का एक कंसेप्ट लिया जाता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे ग्रह बैठेगा तो इन दो भावों पे भी उसका असर होता है, अर्गला और विरगला इसमें भी काम करती है। जब चंद्रमा यहाँ पे बैठेगा तो चंद्रमा का यहाँ बैठना दो चीजों को कवर कर लेगा, एक आपका थर्ड हाउस, एक आपका फिफ्थ हाउस, क्योंकि एक तरफ वो इमोशन में बैठा है, एक तरफ चेस्ट और दूसरी तरफ आपका टमी। हम कहते हैं ना उसका मन कर रहा है खाने का, पेट को लेकर। तो यहाँ पे जो भी ग्रह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हैं वो उन भावों में तो ज्यादा स्ट्रांग करते ही करते हैं, उनका कुछ असर आगे और पीछे के भावों में भी जरूर देखने को मिलता है। अगर जुपिटर और मर्क्यूरी यहाँ पे दिशा बल लेते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर की 12 नंबर की राशि या तो आध्यात्म की तरफ भेजती है, या फिर मर्क्यूरी के बेस पर उसके दोस्त की राशि आगे होना हमें कैलकुलेशन की तरफ भेज रही होती है। इस तरीके से इस कुंडली को हमें हमेशा इस्तेमाल करना होता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि भाव को राशि के साथ जोड़ना कैसे, समन्वय कैसे बिठाना है। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली को ही अगर आप बार बार अप्लाई करने लग जाओगे तो आपको कुंडली सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की कुंडली से आप इस बात को समझ गए होंगे, और आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूं कि हमेशा जब कभी भी आपको कोई लाइफ और डेथ पे सवाल आता है तो एक मंत्र दिया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि काल पुरुष यानी कि शिव जी की कुंडली ही इंसान की हेल्थ को बता रही है। जीवन और मृत्यु ये यहीं पे टिका हुआ है। अगर अच्छी बॉडी नहीं है, इंसान के पास हेल्थ नहीं है, तो फिर उसका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली क्योंकि शिव जी से जुड़ी हुई है, तो हम जो उपाय यूज करते हैं महामृत्युंजय का मंत्र वो यहीं से करते हैं। जब आपको ज्योतिर्लिंगों का कंसेप्ट समझाएंगे वहां पे मैं आपको बता पाऊंगा कि किस ज्योतिर्लिंग के साथ किस बीमारी को उन्होंने जोड़ा है। वो कहते हैं कि इस रूप में पूजा करें, तो वो किन्हीं भाव से ही वो चीजें जुड़ी हुई। शरीर के जिस भाव में जैसी परेशानी है उससे जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के पास जाने की बात माइथोलॉजी में भी कही जाती है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो हमारा ये एस्ट्रो साइंस है ये बहुत ही डीप है, ये पूरी की पूरी बायोलॉजी ही है, और यही बायोलॉजी आपकी लाइफ को बनाती है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।